इनकम फ्रॉम सैलरीज, ये चैप्टर अपने अंतिम पड़ाव में है और जो इसके प्रोविजंस हैं वो जल्दी ही खत्म होने वाले हैं और हम फिर कंप्लीट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे जिससे आपका इस चैप्टर के ऊपर जो ग्रिप है वो स्ट्रांग हो जाए। तो अभी जो हमारे टॉपिक्स बच गए हैं या जो प्रोविजंस बच गए हैं उनकी बात करेंगे। एक बात और, अगर आपने ये हमारे नोट्स वेबसाइट से डाउनलोड कर लिए थे तो हो सकता है इनमें माइनर चेंजेस आए हों, तो आज की क्लास के बाद आप इसको एक बार दोबारा से वेबसाइट से डाउनलोड कर लीजिएगा, प्रिंट आउट ले लीजिएगा। अब ये फाइनल है और बुक से पढ़ते हुए अगर आपको लगे कि इसमें कोई प्रोविजन अपने अकॉर्डिंगली चेंज करने हैं तो आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं। ये हमने बनाए हैं इसलिए कि आप एग्जाम में प्रोविजंस को जल्दी से रिकॉल कर पाएं। अच्छा, इसमें मैंने आज ये भी मेंशन कर दिया है कि जो आप सैलरी के प्रोविजंस पढ़ेंगे उसमें जो अल्टरनेट टैक्स रेजिम है जिसमें आप पता नहीं क्यों परेशान होते रहते हैं, छोटी सी वो चीज है कि अगर कोई पर्सन अल्टरनेट टैक्स रेजिम अंडर सेक्शन 115 BAC ऑप्ट करता है तो उसे कुछ बेनिफिट सैलरी के नहीं मिलते हैं। तो मैंने यहाँ पे मैरून कलर से मेंशन कर दिया है कि स्टैंडर्ड डिडक्शन जो होती हैं, जिसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन, एंटरटेनमेंट अलाउंस और प्रोफेशनल टैक्स, ये तीनों बेनिफिट आपको उस पर्सन को नहीं मिलते जो 115 BAC ऑप्ट करता है। लीव ट्रेवल कंसेशन का बेनिफिट उसको नहीं मिलता जो 115 BAC ऑप्ट करता है और अलाउंसेस की एग्जेम्पशन उसको नहीं मिलती जो 115 BAC ऑप्ट करता है। तो अगर आप बुक से पढ़ते हैं वहां किसी क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एम्प्लॉय की सैलरी कैलकुलेट करो, अगर ये 115 BAC को ऑप्ट करता है या नहीं ऑप्ट करता है, रेगुलर टैक्स रेजिम में रहता है, तो ये वाले पॉइंट उस पर अफेक्टेड होंगे। हम ये करके दिखाएंगे, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। हम बात कर रहे थे आपके साथ रिटायरमेंट बेनिफिट्स की, और रिटायरमेंट बेनिफिट्स में मैं आपको ग्रेच्युटी करवा चुका हूं, लास्ट क्लास में मैं आपको पेंशन भी करवा चुका हूं। तो मेरे पास हाउस रेंट अलाउंस और अदर अलाउंसेस ऑलरेडी कवर्ड हैं, तो मेरे पास जो दो पार्ट बच गया है वो है लीव सैलरी और प्रोविडेंट फंड का ट्रीटमेंट। आपकी बुक जो भी आप फॉलो करें वो अपने हिसाब से आगे पीछे पता नहीं क्यों लिखती हैं, मैं चीजों को बहुत इसी सिस्टम से अपने माइंड में रिकॉल करता हूं, ठीक है। तो मेरे पास एग्जेम्पशन में सेक्शन 10 में ग्रेच्युटी कवर्ड हो चुकी है 1010 में, पेंशन कवर हो चुकी है 1010A में, उसके बाद सीक्वेंस में मेरे पास आती है लीव सैलरी जो मैं आज कवर करूंगा। हो सका तो आज की क्लास में प्रोविडेंट फंड लेंगे, नहीं तो प्रोविडेंट फंड हमारा नेक्स्ट क्लास में कवर हो पाएगा, ठीक है सर। कोशिश करें जल्दी से करने के लिए, इसीलिए मैं चलता हूं सीधा, पहले लीव एनकैशमेंट के ऊपर आता हूं। ये रही मेरी लीव एनकैशमेंट के प्रोविजंस। एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय को कुछ लीव की एंटाइटलमेंट्स होती हैं। एम्प्लॉयर अपने कॉन्ट्रैक्ट में बता देता है एम्प्लॉय को कि मैं आपको साल में कितनी लीव अलाउ करूंगा, कितनी छुट्टी अलाउ करूंगा। अब इंसान है तो इंसान बीमार भी हो सकता है, इंसान को कई बार बहुत जरूरी काम भी हो सकते हैं, तो एम्प्लॉयर कहता है कि ठीक है हम आपको कितनी लीव, इतनी लीव अलाउ करेंगे, वो बता देता है। तो एम्प्लॉय जब जॉब करता है उसे बता दिया जाता है कि वो एक साल में कितनी लीव्स ले सकता है, तो वो हो सकता है कि इसलिए से कुछ लीव ले ले। अब हम मान लेते हैं एम्प्लॉय को 40 डेज की लीव एम्प्लॉयर ने दी थी, 40 डेज की लीव एम्प्लॉयर ने कहा था आप साल में ले सकते हैं। 40 में से हो सकता है कि एम्प्लॉय ने इनमें से लेट अस सपोज 6 डेज की अपनी लीव ले ली हो और उसकी 34 डेज की लीव बच गई। उसे पता चला मेरी 34 डेज की लीव बच गई है, क्या करूं?
तो एम्प्लॉयर कहता है कि भाई अगर तेरे को इस साल जरूरत नहीं पड़ी, तूने छुट्टी नहीं ली, तो अपनी लीव को जबरदस्ती कंज्यूम मत करो। ये आपकी लीव क्या हो सकता है, कैरी फॉरवर्ड भी हो सकती है। वो सब एग्रीमेंट में लिखा हुआ होता है कितनी कैरी फॉरवर्ड होगी। मान लेते हैं कि 34 में से 30 लीव कैरी फॉरवर्ड हो गई, 4 एक्सपायर हो गई, किसी कारण से हो गई, तो 4 ओपनिंग बैलेंस हो गया छुट्टियों का, और फिर उसको 40 लीव मिली। फिर उसने इनमें से हो सकता है कि 12 लीव अगले साल में उसने 12 लीव्स ले ली, अब ले ली तो 70 में से 12 माइनस कर दो, फिर कुछ कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी। इस तरीके से ये सिस्टम चलता रहता है। इसका मतलब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कुछ छुट्टियां देता है, एम्प्लॉय अगर वो छुट्टी ले ले तो ठीक है, अगर वो छुट्टियों को नहीं लेता है तो वो छुट्टियां कैरी फॉरवर्ड भी हो सकती हैं, वो छुट्टियां कंटिन्यू भी हो सकती हैं, लैप्स भी हो सकते हैं, सब हो सकता है। ज्यादातर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय से कहता है कि भाई तुम एक काम करो, तुम छुट्टियों को वेस्ट मत करना, कैरी फॉरवर्ड कर लेना, काम करते रहना। तो वो छुट्टियां इकट्ठी होती रही। एक दिन वो एम्प्लॉय रिटायर हो गया। तो जब वो एम्प्लॉय रिटायर हुआ तो उसको ग्रेचुटी का पैसा मिला, उसको पेंशन का पैसा मिला, और उसको साथ ही साथ जो छुट्टियां उसकी कंटिन्यू कैरी फॉरवर्ड होती रही। तो ये जितनी छुट्टियां उसकी कलेक्ट हो गई रिटायरमेंट के टाइम पर, इसको हम बुलाते हैं अनअवेल्ड लीव्स। इनको बुलाते हैं अनअवेल्ड लीव्स, मतलब वो छुट्टियां जो उसने अपने जॉब के दौरान अलाउ की गई थी लेकिन कंज्यूम नहीं की, अनअवेल्ड लीव्स। इनके बदले में जो कैश पेमेंट मिलेगी उसको हम बोलते हैं लीव एनकैशमेंट या लीव सैलरी, छुट्टियों की सैलरी। अब इस लीव एनकैशमेंट का जो पैसा मिलेगा उसका टैक्सेबिलिटी कैसे होगी वो हम आपको बताने जा रहे हैं। तो क्या आपको लीव एनकैशमेंट समझ में आया? छुट्टियों के बदले जो पैसा लिया गया उसको बोलते हैं लीव एनकैशमेंट। सर, क्या जॉब के दौरान भी कोई एम्प्लॉय अगर पैसों की आवश्यकता आन पड़े तो अपने एम्प्लॉयर से कह सकता है कि भाई मेरी कुछ छुट्टियों के बदले में पैसा दे दो? बिल्कुल कह सकता है, एम्प्लॉयर उसको पैसा भी दे देगा। अगर एम्प्लॉयर उसको पैसा दे देगा तो लॉ कहता है कि भाई छुट्टियों के दौरान अगर आपने कोई पैसा लिया तो हमारी कोई आपके साथ इमोशनल अटैचमेंट नहीं होगी, हम उसे टैक्स कर देंगे। इसका मतलब अगर लीव का पैसा ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट लिया गया, ड्यूरिंग कंटिन्यूएशन इन सर्विस अगर ये लिया गया तो लॉ कह रहा है फिर इसके लिए कोई एग्जेम्पशन नहीं है, ये पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। लॉ कह रहा है गगन, अगर किसी एम्प्लॉय ने रिटायरमेंट पर या उसकी मान लो एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है, उस समय उसकी लीव का अगर पैसा मिलता है तो फिर एग्जेम्पशन मिल सकती है। और एग्जेम्पशन कितनी मिलेगी वो कहते हैं गगन ये डिपेंड करेगा कि एम्प्लॉय है कौन सा। अगर एम्प्लॉय गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, मतलब वो सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है, तो उस एम्प्लॉय को जितनी भी लीव एनकैशमेंट मिलेगी वो पूरी की पूरी एग्जेम्प्ट होगी। समझने की बात है। इसमें आपको लगे कि सर मैं भी साथ में डायग्राम बना लेता हूं, तो बना लेना, कोई बात नहीं। लीव एनकैशमेंट ड्यूरिंग द कंटिन्यूएशन ऑफ सर्विस टैक्सेबल होता है। रिटायरमेंट पे लोगे तो एग्जेम्पशन होती है, रिटायरमेंट पर अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो फुल्ली एग्जेम्प्ट होती है, और अगर अदर एम्प्लॉय है तो फुल्ली एग्जेम्प्ट तो नहीं होगी, एग्जेम्प्ट अब भी होगी। तो अब की बार जो एग्जेम्प्ट होगी उसकी कुछ कंडीशन है। एग्जेम्प्ट अप टू मिनिमम ऑफ फॉलोइंग 4 अमाउंट्स, ये 4 अमाउंट्स में से जो सबसे कम होगा उसकी एग्जेम्पशन आपको मिल सकती है। अब ये 4 पॉइंट बहुत सिंपल हैं। पहला, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड। तो लॉ हमेशा एग्जेम्पशन देते हुए कोशिश करता है कि एक पॉइंट में डाल दूं कि एग्जेम्पशन का अमाउंट कहीं एक्चुअल रिसिप्ट के अमाउंट से ज्यादा ना हो जाए, इनकम के अमाउंट से ज्यादा ना हो जाए, तो दिस इज एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड। सेकंड, गवर्नमेंट ने एक लिमिट फिक्स की हुई है जो टाइम टू टाइम गवर्नमेंट चाहे तो चेंज कर सकती है। अभी करंटली ये लिमिट चल रही है 3 लाख।
अब लॉ कहते हैं कि देखो गगन, बच्चों को बता देना कि हो सकता है एम्प्लॉय पास्ट में कभी रिटायर हुआ हो, और रिटायर हुआ हो तो हो सकता है उसने 1 लाख रुपए पहले एग्जेम्पशन ले लियो, इमेजनरी बता रहा हूं, तो फिर अब की बार दोबारा वो अगर लीव एंड कैशमेंट के एग्जेम्पशन लेने आएगा तो पुराना वाला 1 लाख माइनस कर देना, जो 2 लाख होगा वो मिलेगा। मतलब अगर पहले लीव एंड कैशमेंट कभी एग्जेम्पशन लिया हुआ है क्योंकि पहले कहीं जॉब से रिटायर हुए थे, तो उतनी लिमिट अपनी कम कर लेना जितनी एग्जेम्पशन आप ले चुके हो। तीसरा, सरकार कह रही है हम 10 मंथ की एवरेज मंथली सैलरी, यानी 10 महीनों की जो एवरेज सैलरी बनती है उससे भी ज्यादा एग्जेम्पशन नहीं देंगे। हमने क्या था, क्या पंडित जी से पूछ के लिमिट फिक्स किया है? उन्होंने कहा गगन हमारी मर्जी, हम सरकार है, हमने कह दिया 10 महीने तो 10 महीने। मैंने कहा यार इंसान 40 साल जॉब करता है तो कम से कम 40 मंथ लिखते। वो कह रहे नहीं, हम 10 ही महीने लिखेंगे, हम ज्यादा एग्जेम्पशन नहीं देना चाहते, तुम्हें कोई दिक्कत है? मैं कहा भाई छोड़ो। जो लास्ट का पॉइंट है, पॉइंट नंबर 4, वही थोड़ा सा इसका टेक्निकल पॉइंट है। ठीक है, तो उस 4th नंबर पॉइंट को मैं आपको समझाने की कोशिश कर, थोड़ा नीचे चला जाता हूं, कोई दिक्कत तो नहीं? एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय से कहा कि तुम मेरे पास जॉब करोगे तो मैं 1 साल में तुम्हें 40 छुट्टियां दूंगा। 1 साल में 40 छुट्टियां, सर कितने मजे हैं इसके, तो मजे ही मजे हैं। छोड़ो ना। ठीक है, तो बताओ उसकी टोटल लीव्स जो बनेंगी वो कैसे निकालोगे? सर एम्प्लॉयर दे रहा है उसको 40 लीव, 40 छुट्टियां, ये उसको वो देगा पर एनम। मैं उससे पूछूंगा ये बता तूने जॉब कितने कंप्लीटेड ईयर्स की जॉब की? वो कहता है जी मैंने, मान लीजिए आप 36 ईयर 9 मंथ 15 डेज जॉब की। तो लॉ कहती है गगन पहली बात तो ये महीने दिनों को भूल जाओ, कंप्लीटेड ईयर लेना। मैंने ये कंप्लीटेड ईयर लिया। ये कौन बता रहा है? ये एम्प्लॉयर अपनी कहानी बता रहा है कि भाई मैंने इसको पूरी जॉब के दौरान इतनी छुट्टियां बनती थी, ये उसकी बनती थी, तो क्या पूरी छुट्टियों का कैश एम्प्लॉय को मिल जाएगा? एम्प्लॉयर कह रहा है नहीं। गगन कैसी बात कर रहा है, इसमें से उसने कुछ लीव्स अवेल भी तो कर ली होंगी। मैंने कहा बिल्कुल उसने कुछ लीव अवेल कर ली होंगी। तो कितनी लीव उसने अवेल कर ली? मान लेते हैं 840 लीव्स उसने अवेल कर ली। तो जितनी उसकी बैलेंस लीव रह गई थी जो उसने अवेल नहीं की थी, अनअवेल्ड लीव्स, वो कितनी रह गई? वो कहता है गगन इसको 30 से डिवाइड करके ना मंथ्स में कन्वर्ट कर ले तो थोड़ी बात आसान हो जाएगी। तो मंथ में मैंने इसको कन्वर्ट किया तो आ गए 20 मंथ। एम्प्लॉयर कहता है कि भाई मैं तो ऐसा है जो भी सैलरी चल रही होगी उस सैलरी से इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा और जो ये अमाउंट आएगा ये अमाउंट मैं एम्प्लॉय को दे दूंगा। इसको हम बोलते हैं कैश इक्विवेलेंट ऑफ अनअवेल्ड लीव्स। लेकिन ये कैश उसको एम्प्लॉयर ने दिया है, ये कैश उसको एम्प्लॉयर ने दिया है। लेकिन हमारा डिपार्टमेंट कहता है गगन हमारी जो लास्ट कंडीशन है उसमें हम एम्प्लॉय को जो एग्जेम्पशन देते हैं वो हम देते हैं कैश इक्विवेलेंट ऑफ अनअवेल्ड लीव्स। मैंने कहा तो ये भी तो कैश इक्विवेलेंट ऑफ अनअवेल्ड लीव्स है। तो लॉ कह रहा है गगन हम भी देते हैं कैश इक्विवेलेंट ऑफ अनअवेल्ड लीव्स देते हैं, बट हमारी कैलकुलेशन बेस्ड होती है ऑन 30 डेज फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। पहली बात, जो बची हुई छुट्टियां हम कैलकुलेट करेंगे वो हम 40 डेज के हिसाब से नहीं कैलकुलेट करेंगे, 30 डेज के हिसाब से करेंगे। सर इसका मतलब इनकम टैक्स कह रहा है गगन एम्प्लॉयर कुछ भी दे तुम अपनी कैलकुलेशन करो। मैंने कहा बताओ।
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कह रहा है गगन 40 की बजाय लो 30 डेज, 1 साल की लीव्स। कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस 36, बताओ जी कितना हो गया, 30 इंटू 36। तो टैक्स डिपार्टमेंट कह रहा है गगन उसके एम्प्लॉयर को उसको टोटल लीव जो देनी चाहिए थी वो देनी चाहिए थी 1080। इसमें से वो लीव्स माइनस कर दो जो क्वेश्चन कहेगा कि उसने अवेल कर ली, 840 उसने अवेल कर ली। ये आ गई 240 डेज, इसको हम बोलते हैं अन अवेल्ड लीव्स, इसको हम बोलते हैं अनअवेल्ड लीव्स। ठीक है, तो लॉ कह रहा है गगन इसकी कैलकुलेशन करने के लिए ना इसको मंथ में कन्वर्ट कर ले। मंथ में कन्वर्ट करने का मतलब है कि इसको 30 से डिवाइड कर दे। तो अगर मैंने इसको 30 से डिवाइड किया तो ये आ गए 8 मंथ्स। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कह रहा है मेरे हिसाब से अनअवेल्ड लीव्स बननी चाहिए बेस्ड ऑन 30 डेज लीव पर एनम फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, वो बननी चाहिए 8 मंथ। अब वो कहता है एम्प्लॉयर अपनी जो मर्जी सैलरी की कैलकुलेशन करे, डिपार्टमेंट कहता है हम इसकी एग्जेम्पशन देने के लिए इसे मल्टीप्लाई करेंगे एवरेज सैलरी से। एवरेज सैलरी जो ली जाएगी वो 10 महीने की ली जाएगी। तो वो 10 महीने की एवरेज सैलरी निकालना, जो भी एवरेज सैलरी है उसको मल्टीप्लाई करना, इसकी हम आपको एग्जेम्पशन दे देंगे। सर सैलरी का मीनिंग क्या है? तो लॉ कह रहा है गगन देखो सैलरी का मीनिंग वही है जो ज्यादातर हम यूज करते हैं, बेसिक प्लस डीए फॉर्मिंग पार्ट प्लस फिक्स परसेंटेज ऑफ कमीशन ऑन सेल्स। अच्छा, मैंने कहा ये एवरेज कैसे निकाली जाएगी? तो उन्होंने कहा गगन पास्ट 10 मंथ्स की एवरेज लेना। मैंने कहा ये बात तो तुम ग्रेचुटी में भी कहते थे कि पास्ट 10 मंथ्स की एवरेज लेना। तो हमने कहा देखो एक फर्क है, क्योंकि एमसीक्यू आ सकते हैं, एक फर्क है। यहां पर जो लीव एनकैशमेंट में हम 10 महीने लेते हैं वो 10 मंथ्स लेते हैं प्रीसीडिंग द डेट ऑफ रिटायरमेंट, यानी रिटायरमेंट की डेट के सिंपली पीछे के 10 मंथ्स लेते हैं। और आपको याद ये कराना है कि लास्ट क्लास में आपने ग्रेचुटी पढ़ा था कि अगर एम्प्लॉय नॉट कवर्ड बाय पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट हो तो वहां पर भी 10 महीने की एवरेज सैलरी ऐसे ही लेते हैं, लेकिन वहां पर हम लेते हैं 10 मंथ प्रीसीडिंग द मंथ ऑफ रिटायरमेंट। इस बात का ध्यान रखना, नोट्स में खोल के पढ़ लो, क्योंकि एमसीक्यू आएगा तो फिर मत कहना गगन सर आपने नहीं बताया था। मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूं बता दूं। अब टैक्स का सब्जेक्ट है, नो डाउट आसान नहीं है, भ्रम में मत रहना कि सीए में एक बहुत टॉप क्लास टीचर पढ़ाता है, अरे उसकी वीडियो खोल के कभी यूट्यूब पे सुन लेना और आप कहोगे सर आपने बताया ही नहीं कि आप इतना बढ़िया पढ़ाते हो। सर अपने मुंह मियां मिट्टू नहीं बनते, आगे बढ़ो। चलिए मेरे पास समय नहीं है, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा मूड रिफ्रेश हो जाता है ना कई बार, वरना टैक्स के प्रोविजन पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं इंसान। अगर लीव एनकैशमेंट ली गई हो वाइल इन एम्प्लॉयमेंट तो पूरी टैक्सेबल होगी। ठीक है सर, बता दिया था आपने। लीव एनकैशमेंट एग्जेम्प्ट हो सकती है अगर आप इसे रिसीव करते हैं, प्राप्त करते हैं ऑन द ओकेजन ऑफ रिटायरमेंट, ऑन द ओकेजन ऑफ सुपर एनुएशन, रेजिग्नेशन, डेथ एटसेट्रा, इन सब में एग्जेम्प्ट हो सकती है। अगर लीव सैलरी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज को दी जाएगी तो फुल्ली एग्जेम्प्ट। क्यों सर? वो सरकारी दामाद है इसलिए। बेटे क्या बताएं आपको, अंग्रेजों के जमाने के बने हुए कानून होते हैं, कई बार वो कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं, और अंग्रेज अपने जमाने में ऐसा कहते थे भाई सरकारी कर्मचारी खास है, एग्जेम्प्ट होगा। लेकिन हम आजाद हो गए पर हमारी सोच आजाद हो ही नहीं पाई। हम आज भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को ऊपर रखते हैं और ये सब देते आ रहे हैं। कौन बताए, गवर्नमेंट को याद दिलाए कि जरा याद करो कि आजादी से पहले ये जुल्म होता था अंग्रेजों का। वो कह रहे गगन तू फालतू बात मत कर, अपना पढ़ाने पर ध्यान दे। अच्छा जी, अदर एम्प्लॉइज जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज नहीं है, मतलब जो लोकल अथॉरिटी के एम्प्लॉइज हो, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन या प्राइवेट लोग हो, उनको एग्जेम्पशन मिलेगी मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग 4 अमाउंट। पहला, एक्चुअल एनकैशमेंट रिसीव्ड 3 लाख रुपीज, या पहले कोई एग्जेम्पशन ले लियो तो लेस कर देना। 10 इंटू एवरेज मंथली सैलरी,
यानी मंथली एवरेज मंथली सैलरी के हिसाब से 10 महीने की लिमिट उन्होंने फिक्स कर दी कि इससे ज्यादा एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। सर ये तीनों पॉइंट सरल हैं। पॉइंट नंबर 3 में थोड़ी सी कठिनाई है, एवरेज सैलरी निकालनी है, वो भी निकल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। फोर्थ पॉइंट समझने वाला है कि आपको कैश निकालना है इक्वल टू अनअवेल्ड लीव्स, और वो अनअवेल्ड लीव्स आपको कैलकुलेट करनी है ऑन द बेसिस ऑफ मैक्सिमम 30 डेज। वो ये नहीं कि ये फिक्स है, मैक्सिमम 30 डेज फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। जितने सर्विस के कंप्लीटेड ईयर हो उतने लेना, पार्ट को छोड़ देना। और सर ये कैलकुलेशन 30 डेज मतलब मंथ के अंदर कर लेना तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, और जितने भी मंथ आएंगे उसे आप जो एवरेज सैलरी आपने यहां भी लेनी है उसी एवरेज मंथली सैलरी से मल्टीप्लाई कर देना है। यानी ये पॉइंट नंबर 4 की ही कैलकुलेशन बेसिकली आपको सीखनी है, और आपने सीख ली तो लीव एनकैशमेंट में गलती होने का मतलब नहीं है। सर ये बताओ सैलरी में क्या आएगा? बेसिक आएगा, डीए फॉर्मिंग पार्ट आएगा, फिक्स परसेंटेज ऑफ कमीशन आएगी। सर एवरेज में क्या आएगा? एवरेज में आएगा लास्ट 10 मंथ्स की एवरेज इमीडिएटली प्रीसीडिंग, और यहां पर है डेट ऑफ रिटायरमेंट। सर आप कुछ ग्रेचुटी में कह रहे थे वो समझ नहीं आया। मैंने कहा लो भैया, ग्रेचुटी में भी लिखा था कि आपने हाफ मंथ की एवरेज सैलरी लेनी होती थी। एवरेज सैलरी में यही सैलरी होती थी, बेसिक, डीए फॉर्मिंग पार्ट, फिक्स परसेंटेज ऑफ कमीशन, लेकिन वहां पर लिखा होता था इमीडिएटली प्रीसीडिंग द मंथ ऑफ रिटायरमेंट। ओ सर तो बस इसका फटाफट क्वेश्चन करा दो और बात खत्म कर दो, है ना। मैंने कहा चलो इतनी भी जल्दबाजी नहीं करो, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखने के लिए मुझे जाना पड़ेगा चैप्टर के स्टार्टिंग में, क्योंकि हमारी बुक ने तो चैप्टर के स्टार्टिंग में जाके दे रखा था। हम्म, ये रहा लीव सैलरी, ये रहा, लो भाई लो, दिस इज योर लीव सैलरी। ठीक है, जो मैंने पढ़ाया वही लॉ है, यहां से दिखा देता हूं, फिर तुम्हें लगे अगर ठीक है। वो नोट्स मैं क्यों देता हूं? तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए नहीं देता, इसलिए देता हूं कि आपको एग्जाम के टाइम जो आप नोट्स बनाते हो ना, वो टाइम सेव हो सके। मुझे लगता है वो आपके नोट्स का काम करेंगे, अगर काम करे तो धन्यवाद, नहीं काम करे तो आप अपने लिए बना लेना। लीव सैलरी, अब लीव सैलरी अगर आपने सर्विस के दौरान ली, मतलब जॉब करते हुए ली, तो ऑलवेज टैक्सेबल। सर नहीं, हमने तो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ली। ठीक है, कैसे एम्प्लॉय थे? गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, तो ये आपकी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स हो जाएगी। गवर्नमेंट एम्प्लॉय में केवल सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दो ही एम्प्लॉय आएंगे। ओके सर, यहां पर कुछ मार्का लगाया हुआ है इन्होंने, पता नहीं क्या लगाया हुआ है, देख लेंगे। अगर आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो भी आपके लिए एग्जेम्प्ट है। उन्होंने कहा इसके लिए नीचे के पैराग्राफ को पढ़ो। मैंने कहा चलो, नीचे का पैराग्राफ कहता है गगन, एक तो एक्चुअल अमाउंट लेना, एक 3 लाख की लिमिट लेना, एक 10 मंथ की एवरेज सैलरी लेना, और चौथा पॉइंट जो है वो बुक से पढ़ने में पता नहीं कितना समझ में आएगा आपको। वो कह रहे पीरियड निकालना अर्नड लीव का मंथ्स में, कि भाई वो कितना बनता था एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट लिविंग द जॉब, और उसको एवरेज मंथली सैलरी से मल्टीप्लाई करना। मैंने कहा ये तुम्हारी बात ना समझ नहीं आई। उन्होंने कहा गगन नोट नंबर 1 पढ़ लो। मैंने कहा अच्छा जी, नोट नंबर 1 क्या कहता है? नोट नंबर 1 कहता है गगन पहले तो सर्विस के ड्यूरेशन में पार्ट ऑफ द ईयर को छोड़ देना। मैंने कहा ठीक है। दूसरी बात वो कहता है कि आपको फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस आपको जो एंटाइटलमेंट लेनी है वो 30 डेज से ज्यादा नहीं लेनी। यानी कि आपको जो कैलकुलेशन करनी है वो करनी है एट द रेट ऑफ 30 डेज लीव फॉर ईच ईयर ऑफ सर्विस, जितना भी कंप्लीट किया था। सर अगर एम्प्लॉयर उसको 30 डेज से कम छुट्टियां देता है तो फिर कैलकुलेशन कम डेज पे करना, तो इसलिए मैंने वहां लिखा था मैक्सिमम 30 डेज।
ज्यादातर एम्प्लॉयर जो है ना 30 डेज से ज्यादा दे रहा होता है, इसलिए हम 30 डेज पर कैलकुलेशन करते हैं। लेकिन अगर एम्प्लॉयर उसको 18 डेज की ही पर एनम छुट्टी देता है तो हमारी कैलकुलेशन भी 18 डेज के हिसाब से होगी। उन्होंने कहा देखो ये हिसाब से पढ़ लेना। फिर उन्होंने कुछ गणित लिखा, इस गणित के हिसाब से कर देना। फिर उन्होंने कहा गगन एवरेज सैलरी लेना, एवरेज सैलरी जो लेना वो 10 मंथ्स की लेना इमीडिएटली प्रीसीडिंग द रिटायरमेंट। मैंने कहा ठीक है। अगर आपको लीव एनकैशमेंट 2 से ज्यादा एम्प्लॉयर से मिल रही होगी तो 3 लाख रुपए की लिमिट बढ़ के 6 लाख नहीं हो जाएगी, वो 3 लाख रहेगी। अगर आपने कभी भूतकाल में लिया था तो याद रखना कि वो लिमिट हमारी कम हो जाएगी। और ऊपर एक जो सर वो निशान लगा हुआ था वो क्या था, ये जो निशान लगा हुआ था वो कह रहे हैं कि गगन बच्चों को बता दो कि लीव एनकैशमेंट की एग्जेम्पशन 115 BAC में विड्रॉन नहीं है, अवेलेबल है। तो एग्जेम्पशन जो मिलेगी वो अवेलेबल रहेगी अगर एसएससी ऑल्टरनेटिव टैक्स रेजिम में चला जाता है। मतलब सरकार इसको धीरे धीरे विड्रॉ करेगी, अभी तो उन्होंने विड्रॉ किया नहीं है। ये अदर पॉइंट्स हैं, ये पढ़ लेना। मैं करवाता हूं आपको एक क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन ये कह रहा है कि गगन देखो एक एम्प्लॉय है, पंजाब गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है, वो 3 जनवरी को रिटायर होता है और उसे 11,60,000 की कैश इक्विवेलेंट मिलती है। बताओ ट्रीटमेंट बताओ। मैंने कहा भाई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, फुली एग्जेम्प्ट। सर लेकिन ये तो गलत बात है, उसको 11,60,000 की एग्जेम्पशन दे रहे हो, बाकी लोगों को 3 लाख की देते हो। तो बेटे यही तो बताना है। किसी का ध्यान गया ही नहीं कि सरकारियों को इतनी ज्यादा ये जो एडवांटेजेस मिल रही है ना, ये अंग्रेजों के टाइम में दी गई थी, क्योंकि उन्हें हमारे ऊपर ना डर पैदा करना था। हम आजाद हो गए और वही फैसिलिटी हमने आगे सरकारी लोगों को दे रखी है। इसलिए यहां पर जनता का राज केवल किताबों में है, असल राज सरकारी राज है। अगर आप कभी कुर्सी पर बैठ जाओ, पीएमजी से मिलने का मौका मिले तो समझाना कि इस कस्टम को बदलने की जरूरत है। क्या है ना कि हमारे देश के पीएम साहब बहुत अच्छे हैं, वो लोगों की बात सुनते हैं। कोई और सरकार आ गई तो तुम्हारी एक सुनने भी नहीं वाली। दूसरा एग्जाम्पल पढ़ते हैं। दूसरा एग्जाम्पल कहता है कि एक्स वॉज एम्प्लॉयड बाय PQR लिमिटेड अप टू March 15, 1999। एक्स पहले PQR कंपनी में जॉब करता था। 15 मार्च 1999 को उसने रिटायरमेंट ले ली, ठीक है। और उस समय जब वो रिटायर हुआ उसे 3,50,000 की लीव सैलरी दी गई। तो सर अब मैं 21-22 में पुरानी बात क्यों कर रहा हूं? वो कह रहे यार सुन लेना गगन, क्या दिक्कत है, सुनना। मैं कहा सुनाओ। कह रहे उस समय 350 मिली थी, लेकिन उसमें से 57,000 उसको एग्जेम्प्ट कर दी गई थी। मैंने कहा ठीक है, ओ 57 एग्जेम्प्ट कर दी गई थी, इसका मतलब 3 लाख की लिमिट अब जब मैं अप्लाई करूंगा तो 57,000 लेस करके अप्लाई करूंगा। बस इतनी सी तो बात है। अच्छा सर उसके बाद क्या हुआ था? भाई उसके बाद उसने नई नौकरी पकड़ ली थी। उसने AB प्राइवेट लिमिटेड ज्वाइन कर ली थी और अब वो AB प्राइवेट लिमिटेड से भी रिटायर हो जाता है और उसको 4,12,200 रुपीज की लीव सैलरी दी जाती है, ठीक है। वो रिटायर हो रहा है December 31 को। और फिर वो कह रहे हैं गगन जरा कैलकुलेट करके बताओ उसका टैक्सेबल लीव सैलरी का अमाउंट कैलकुलेट करके बताओ कितना होगा। मैंने कर लो जी। पैरा नंबर चल रहा है 41.1, प्रॉब्लम नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल लीव सैलरी। तो लीव एनकैशमेंट एक्चुअली रिसीव्ड 4,12,200, 4,12,200 ये रिसीव हुआ, लेस एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 1010AA, ठीक है। आपको सेक्शन याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं अपनी माइंड मैपिंग के लिए पढ़ता हूं इन बातों को, कहीं आप कहो कि नहीं सर। और अगर आप कहो सर आप याद कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते, आप बूढ़े हो हम यंग हैं तो याद कर लो, क्या दिक्कत है। बार बार रिवीजन करनी है, अपने आप याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहला एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड 4,12,200,
सर एग्जेम्पशन में भी अमाउंट लिखते हैं, हाँ, कैपिंग लगाने के लिए। उसके बाद सर जो हमारी लिमिट थी 3 लाख की लिमिट थी, लेकिन हमने क्योंकि 57,000 पास्ट में एग्जेम्पशन क्लेम कर रखी है तो ये हो जाएगा 2,43,000 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तीसरा सर 10 मंथ इंटू एवरेज सैलरी, और वो तो हमें कैलकुलेट करनी होगी। और चौथा पार्ट अनअवेल्ड लीव्स बेस्ड ऑन 30 डेज। तो अभी तो क्वेश्चन सर बाकी था, आगे तो पढ़ो। मैंने कहा लो पढ़ो। डिटरमिन द अमाउंट ऑफ टैक्सेबल लीव सैलरी कर देंगे सर। सैलरी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट जो चल रही थी वो चल रही थी 22,900। दिसंबर में जब वो रिटायर हुआ तो सैलरी चल रही थी 22,900, ठीक है। अब क्योंकि वो 31 दिसंबर को रिटायर होता है, इसका मतलब यह है कि 31 दिसंबर को वो जॉब कर रहा था, उसकी रिटायरमेंट 1 जनवरी 2022 से हुई। रिटायरमेंट उसकी जो हो रही है वो 1 जनवरी 22 से हो रही है। सर अगर लिखा हो रिटायर्ड ऑन 31 दिसंबर, इसका मतलब 31 दिसंबर को उसने नौकरी पूरी की और फिर उसकी रिटायरमेंट हुई है, तो रिटायरमेंट हुई है 1 जनवरी से। और इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ रिटायरमेंट हम पीछे के 10 महीने चाहिए, तो पीछे का पूरा साल हो गया ना। या तो उल्टे 10 मंथ काउंट करो दिसंबर से, या मैं कह रहा हूं कि पूरे साल में 12 महीने होते हैं, 10 महीने की चाहिए तो 2 महीने की छोड़ दो, यानी जैन और फेब को छोड़ दो। बताओ मार्च से लेकर जुलाई तक कितने महीने थे? मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई। ओ, यानी कि सर 5 महीने तक उसकी सैलरी थी 22,600, फिर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, फिर नेक्स्ट 5 महीने उसकी सैलरी बढ़ गई। सर ये क्या है? क्या ये बेसिक सैलरी है? हो सकता है बेसिक हो। अगर बेसिक होगी तो डीए फॉर्मिंग पार्ट लाके जोड़ देंगे, कमीशन लाके जोड़ देंगे, पढ़ लेते हैं। सर उसकी ड्यूरेशन ऑफ सर्विस है 14 ईयर, 3/4 ईयर, तो 3/4 ईयर को छोड़ दो, 14 ईयर्स को ले लो। सर उसकी लीव एंटाइटलमेंट जो उसको मिलती थी वो 45 डेज के लिए मिलती थी, लेकिन हम जब एग्जेम्पशन की कैलकुलेशन करेंगे तो हम करेंगे मैक्सिमम 30 डेज फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। तो ये टोटल कितनी बन गई? 420। यस सर यही बनेगी। उसने लीव अवेल की थी वाइल इन सर्विस 90, 420 माइनस 90, तो उसके पास अनअवेल्ड लीव्स आनी चाहिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के रूल के हिसाब से 330 डिवाइडेड बाय 30, ये हो गया 11 मंथ्स। सर यहां पे लिखो, मैंने कहा लो लिखो। 30 मंथ फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस माइनस 90 डेज, ये आए 330 डेज, और इसको मैंने मंथ में कन्वर्ट करने के लिए 30 से डिवाइड किया, तो ये आपके आ गए 11 मंथ्स। ठीक है, तो इसका मतलब 11 मंथ है ना, मल्टीप्लाइड बाय एवरेज सैलरी। नाउ एवरेज सैलरी 5 इंटू 22,600 प्लस अगेन 5 इंटू 22,900। अच्छा जी, उसके बाद वो कह रहे हैं कि गगन जो उसकी लीव बनी थी एम्प्लॉयर के रूल के अकॉर्डिंगली वो 18 मंथ्स की बनी थी, तो एम्प्लॉयर के अकॉर्डिंगली अनअवेल्ड लीव 18 मंथ की थी, मुझे इससे कुछ नहीं लेना। और उसने उसको 22,900 के हिसाब से कैलकुलेट करके ये अमाउंट दिया था, मुझे इसका भी कुछ नहीं करना। बताओ जल्दी बताओ, क्या डीए फॉर्मिंग पार्ट है? नहीं, छोड़ दो। क्या कमीशन दिया सेल्स पर? नहीं, छोड़ दो। तो इसको एवरेज सैलरी को निकालो यहां पर।
22,600 इंटू 5 ये हो गया 1,13,000। 22,900 इंटू 5 ये हो गया 1,14,500। दोनों को टोटल करने के बाद ये आ गई 2,27,500 डिवाइडेड बाय 10, तो एवरेज सैलरी बन गई 22,750। तो डिवाइडेड बाय 10 इंटू में 11, ये आ गया 2,50,250 और 10 मंथ की एवरेज सैलरी ये हो गई 2,27,500 और ये है हमारा मिनिमम अमाउंट। 227 मिनिमम अमाउंट है तो ये हमारा एग्जेम्प्ट हो जाएगा। 227,500 टैक्सेबल हो जाएगा हमारा 4,12,200 माइनस 2,27,500। एग्जेम्प्ट हो जाएगा हमारा 1 लाख, सॉरी टैक्सेबल हो जाएगा 1,84,700। यही हमसे मांगा गया था। तो बेटे ये तो हमारा हो गया लीव एनकैशमेंट का क्वेश्चन। अब सर क्या हम प्रोविडेंट फंड के ऊपर चलें? तो बेटे प्रोविडेंट फंड के ऊपर जाने से पहले मैं कहूंगा हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। और सर कहां से करवा रहे हो? अब समय बच गया है तो दूसरी बुक से करवाऊंगा ना, और कहां से करवाऊंगा? सर दूसरी बुक का नाम बता दो। क्या करोगे नाम जान के? नाम तुम सबको पता है। नाम में क्या रखा है? नाम तुम सभी को पता है। क्वेश्चन लिखो जी। बूझो तो जाने, करके दिखाओ तो मानेंगे। ये मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं एक। आर एम्प्लॉय ऑफ XYZ लिमिटेड retired from service with effect from 1st January 2022। इसका मतलब आर 1 जनवरी 2022 से रिटायर हो रहा है। फ्रॉम लिखा है, इसका मतलब उसने 1 जनवरी को जॉब नहीं की। उसका लास्ट वर्किंग डे जो था वो 31 दिसंबर था। तो सर अगर वो लिखता आर रिटायर्ड ऑन 31 दिसंबर तो भी यही मतलब था, और आर रिटायर्ड फ्रॉम 1 जनवरी तो भी इसका मतलब यह है कि उसका लास्ट वर्किंग डे 31 दिसंबर है। तो रिटायर्ड फ्रॉम और रिटायर्ड ऑन इन दोनों लैंग्वेज का थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। ध्यान से सुनो ना मैंने क्या कहा। आफ्टर सर्विंग 16 years 7 months leave encashment received ₹50,000 फॉर 300 डेज। यानी एम्प्लॉयर कह रहा है भाई मेरे हिसाब से अनअवेड लीव थी 300 डेज की। ही वॉज एंटाइटल्ड टू 40 days लीव फॉर each completed year of service। He was getting salary of 5,000 per month। Last increment of ₹500 was given with effect from 1/7/2021। कीजिए जी। आप मुझे इसका लीव एनकैशमेंट एग्जेम्प्ट बताएं कितना है। कंप्यूट लीव एनकैशमेंट एग्जेम्प्ट। एग्जेम्प्ट का अमाउंट मुझे बताना है। क्या आप बता सकते हैं? सर कई लोग टैक्स पढ़ाते हैं अपने मन से क्वेश्चन बनाते रहते हैं। आप भी अपने मन से क्वेश्चन बना दिया करो। मन से बनाए हुए क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं।
और मैं आपको थोड़ा सा ऊपर के लेवल के क्वेश्चन करवाना चाहता हूं, इसलिए बुक से करवा रहा हूं। टाइम वेस्ट मत करो, फटाफट मुझे इसका आंसर बताओ। सर कोई फायदा तो है नहीं, आपको पता हम बताने वाले हैं नहीं, तो आप खुद करो। जिसे बताना होगा वो वीडियो पॉज करके सर निकाल लेगा, आंसर किसी का आना नहीं है। कोई बात नहीं, आएगा। कुछ बच्चे ईमानदार होते हैं, सब हमारी तरह बेईमान नहीं है। लीव एनकैशमेंट exempt up to minimum of following 4 amounts। पहला, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड जो कि कितना है 50,000। दूसरा, फिक्स्ड लिमिट जो कि करंटली चल रही है 3 लाख। तीसरा, 10 इंटू एवरेज सैलरी। तो सर एवरेज सैलरी निकालो, क्योंकि इस क्वेश्चन में भी वो दिसंबर में रिटायर हो रहा है, तो मुझे उसकी मार्च से लेकर दिसंबर तक की सैलरी चाहिए। लास्ट इंक्रीमेंट उसका कब हुआ था? जुलाई में हुआ था। तो यानी कि 7th मंथ, 8th मंथ, 9th, 10th, 11th और 12th। 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब ये हो गया बेटे, क्या तुम्हें गणित समझ में आ रहा है कि 6 महीने से तो उसकी सैलरी चल रही है 5,000 रुपए, रिटायरमेंट के वक्त उसकी सैलरी 5,000 चल रही है, तो पीछे के 4 महीने में सैलरी रही होगी 4,500। इन दोनों को प्लस करके 10 से डिवाइड कर दूंगा। क्वेश्चन में लिखा था कि उसकी इंक्रीमेंट 1 जुलाई से की गई, तो 7th मंथ, 8th मंथ, 9th मंथ, 10th, 11th और 12th, 6 महीने से सैलरी 5,000 चल रही है, उससे पहले 500 रुपए बढ़ी है, तो यानी 4,500 रही होगी। वेयर इज माई कैलकुलेटर? 4,500 इंटू 4 और 5,000 इंटू 6, टोटल हो गया 48,000 डिवाइडेड बाई 10, ये हो गया 4,800। तो ये हो गया 48,000। इस क्वेश्चन के अंदर जो मेन बात है, वो मेन बात इसके पॉइंट नंबर 4 में है। पॉइंट नंबर 4 कह रहा है कि भाई 30 डेज के बेस पर अगर मैं चलूं तो उसने टोटल 16 इयर्स तक काम किया है। अगर कोई मुझे यह बता दे कि उसने कितनी लीव अवेल की हुई हैं, तो मेरा काम सरल हो जाएगा। ठीक है, वो कोई मुझे बस ये बता दे कितनी लीव्स अवेल्ड हो चुकी हैं, तो जितनी लीव्स अवेल्ड हो गई हैं वही माइनस करके अनअवेल्ड लीव आ जाएगी। मैं 30 से डिवाइड करके उसको मंथ में कन्वर्ट कर दूंगा, और मंथ में कन्वर्ट करके 4800 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, बस ये आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में अगर हम ध्यान से देखें तो हमें कितनी लीव अवेल्ड की है ये नहीं दी हुई। सर ये 300 डेज क्या दिया हुआ था? ये उसकी थी अनअवेल्ड लीव्स। ठीक है, तो सर एक तो लॉ कठिन होता है, डिफिकल्ट होता है, उसके प्रोविजन याद करने होते हैं, फिर भी एग्जामिनर लोग या प्रोफेसर लोग इतने टफ क्वेश्चन बनाते हैं। कोई बात नहीं बेटे, अब अगर एक आधी बार बन जाए तो हमें पढ़ लेना चाहिए। कैलकुलेशन ऑफ लीव्स अवेल्ड। ठीक है, पूरा क्वेश्चन इस बात पे आके फंस गया कि लीव अवेल्ड नहीं दी हुई, तो हम लेके चलेंगे 40 मल्टीप्लाइड बाय 16, यानी टोटल लीव्स अलाउड, टोटल लीव्स अलाउड बाय एम्प्लॉयर कितनी थी? एम्प्लॉयर कह रहा था मैं 40 डेज लीव देता हूं, तो 640 थी। इसमें से उसने लीव्स अवेल कर ली होंगी जो कि हमें दी नहीं है, तो अवेल करने के बाद जो बैलेंस बच जाती हैं उसे हम बोलते हैं अनअवेल्ड। वो क्वेश्चन में गिवन है 300। तो बताओ ये कितनी होगी? ये हो गई सर 340। बस यही तो निकालना था, यही क्वेश्चन में मिसिंग था।
सर अब हम बताएंगे, अब तुम छोड़ो, अब मैं कर लूंगा। 16 इंटू 30 हो गया 480। 480 में से 340 डेज की लीव ले चुका है, बचा 140। इसे मंथ में कन्वर्ट किया तो आया 4.66 मंथ्स। तो 4.66 या 4.67 कर लो, मल्टीप्लाइड बाय 4800, ये आ गया 22,400। बताओ जी कौन सा वाला मिनिमम है? ये वाला मिनिमम है, तो ये वाला एग्जेम्प्ट हो जाएगा। बोलिए, समझ में आ गया? सर अब प्रोविडेंट फंड बता दो। तो भाई प्रोविडेंट फंड अभी पूरा नहीं हो पाएगा, तो हम नेक्स्ट क्लास में प्रोविडेंट फंड की बात आपके साथ करेंगे। आज के लिए टाटा, बाय बाय, सी यू।